In the previous lecture, we did half part of this glycolysis. We have done glycolysis as a process which breaks glucose into pyruvic acid, right? Glycolysis is a process that breaks glucose into pyruvic acid. Glucose मतलब 6 carbon compound, pyruvic acid is 3 carbon compound. So जो 6 carbon compound है उसको 3 carbon compound में convert करने का काम होता है glycolysis में. And कहाँ पे होता है? Where exactly this is happening? This is happening inside the cytoplasm of the cell. This whole process is basically 10-step process, and we divide this into two main phases. One is preparatory phase and other is payoff phase. And when you talk about the preparatory phase, हमने preparatory phase already किया है, जिसके अंदर हमने पहले ग्लूकोज लिया, एंड ग्लूकोज के अंदर जब हमने फॉस्फेट ऐड किया, ग्लूकोज के अंदर क्या ऐड किया? फॉस्फेट ऐड किया, तो बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ऐड कैसे किया? हमने एटीपी यूज़ किया. हमारे सेल्स में ऑलरेडी जो एटीपी है उसको यूज़ किया, उसमें से एक फॉस्फेट निकाला. तो जो हमारा एटीपी है दैट इज़ ट्राइफॉस्फेट ना. एटीपी इज़ ट्राइफॉस्फेट. एक फॉस्फेट जब निकल जाता है वो डाइफॉस्फेट हो जाता है. नाउ वी हैव ग्लूकोज एंड 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है. अब हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है, बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे जगह नहीं है, तो हम उसका आइसोमराइजेशन करेंगे. मतलब वी आर गोइंग टू चेंज द शेप, वी आर जस्ट गोइंग टू रीअरेंज इट, दैट्स आइसोमराइजेशन. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम रीअरेंज करके बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. एंड नाउ वी ऐड 1 फॉस्फेट मोर. नाउ व्हेन वी आर एडिंग 1 मोर फॉस्फेट, 6th कार्बन पे ऑलरेडी एक फॉस्फेट है, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. नाउ यू हैव गॉट फ्रक्टोज 1,6, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, पहले कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, राइट. दूसरे 6th कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है. Easily you can break it from the center. When you break it, what do you get? 3 carbon compound, 3 carbon compound. So this 3 carbon compound is called as glyceraldehyde 3-phosphate. What do you call it? Glyceraldehyde 3-phosphate, जिसका हम आइसोमर देखते हैं. We form isomer dihydroxyacetone phosphate. अब एक ही ग्लूकोज में हमें क्या मिला? 2 ग्लिसरैल्डिहाइड मिला ना. यहाँ पे भी ग्लिसरैल्डिहाइड ही है, लेकिन ये हमने लिखा डाइहाइड्रोक्सी क्योंकि वो उसका आइसोमर है. सो ग्लिसरैल्डिहाइड, वी गॉट 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate. अब यहाँ पे भी वही सारे स्टेप्स होंगे जो यहाँ दिखाए, और यहाँ पे भी वही सारे. सो वी हैव 2 steps टुगेदर, one under glyceraldehyde, another under dihydroxyacetone, right? So we are just considering, अभी सिर्फ हम एक ही स्टेप, दोनों सेम है इसलिए दोनों नहीं लिख रहे, हम बस एक ही स्टेप देख रहे हैं. सो जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate है उसके अंदर क्या क्या चेंज होता है? विद द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड वी आर गोइंग टू ऐड 1 more phosphate here. तो अब अभी हमारे पास आ जाता है 1,3 phosphoglyceraldehyde कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरेट. मतलब यहाँ रिडक्शन भी होता है, राइट. यहाँ तक हमारा था प्रिपरेटरी फेज, मतलब ऊपर का जो स्टेप था दैट वाज प्रिपरेटरी फेज. नाउ वी आर इनटू पे ऑफ, जब हमें एटीपी मिलेगा. सो जो 5th स्टेप था, ग्लिसरैल्डिहाइड को आइसोमराइज किया, और वी आर एक्चुअली फॉर्मिंग ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate. This step is undergoing reduction. Reduction मतलब aldehyde becomes glycerate. Okay, that's glyceric acid. Now when you talk about aldehyde getting reduced, reduction के साथ साथ simply एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिडक्शन जब हुआ था, NAD positive gets converted into NADH plus. That means it gets one more additional hydrogen ion. Now we have 1,3 biphosphoglycerate, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट है, एक फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और एक थर्ड कार्बन पे अटैच है, राइट. तो हम पहले कार्बन के फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं.
तो वो फॉस्फेट कहाँ पे जुड़ जाता है, ADP पे जुड़ता है और बनता है ATP। तो हमको क्या चाहिए था, ATP बनाना था, तो इसमें से पहले कार्बन वाला फॉस्फेट हमने हटा दिया और बना दिया ATP। अब यहाँ पे यू विल बी आस्किंग मैम यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, 2 बिकॉज ये स्टेप यहाँ पे भी इसके नीचे भी हो रहा है और इसके नीचे भी हो रहा है। So whatever you are seeing here as one step, it is happening both the side. Glyceraldehyde और DHAP के नीचे भी हो रहा है. So we have 2 ATP released. Okay. So we have ATP formed because इसके phosphate को हमने use किया. Now only 1 phosphate is left जो कि 3rd कार्बन पे है. तो हमारे पास बचा है 3-phosphoglycerate. And this 3-phosphoglycerate undergoes isomerization. 3 से वो 2 में हम अरेंज करते हैं तो बन जाता है 2-phosphoglycerate. एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज वाटर इज रिमूव्ड, एंड व्हेन वाटर इज रिमूव्ड it gets converted into glycerates become phosphenol because of enolation. Enol comes over here, phosphenol pyruvate, right? And the phosphate is still there. एक phosphate यहाँ पे अभी भी attached है. एक जो phosphate है वो हमारे 7th step में हमने remove किया था, and एक phosphate हमारे 10th step में. तो ये जो second carbon पे जो phosphate है उसको remove करके एक और ATP यहाँ बन जाता है. तो बहुत common question है, ATP कौन कौन से step में बनता है, 7th step में और 10th step में ATP बनता है. Now what you are left out is called as pyruvic acid. So we began the step with like glucose. Glucose got converted into pyruvic acid in 2 phase. पहला जो फेज था उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज, और उसके बाद जब हमें ATP मिला 7th और 10th स्टेप में ATP मिला, हमने इसे बोला पे ऑफ फेज. राइट नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. यू शुड बी knowing that in muscles there is glycolysis happening, but when this glycolysis is happening, lot of energy is being produced because of excess exercise. lactic acid इकट्ठा हो जाता है जिसके वजह से मसल के अंदर फैटिक हो जाता है. let's see where I am reading this part. So very common question again being asked here. एंड वेन यू टेक रेस्ट, जो आपका पैर का दर्द होता है वो चला जाता है, राइट? सो व्हाट हैपन्स, जो लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड इट बिकम्स द होल प्रोसेस चेंजेस एंड सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है. ये देखो यहाँ पे जो हमारे मसल्स में होता ही है, ग्लूकोज विल फॉर्म पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है. अब ये ग्लूकोज just because there is no oxygen, they will convert into lactic acid. This is a general thing that's happening inside the muscles. For a long period of time when you're doing some exercise, lactic acid जम जाता है. lactic acid के जमने के वजह से आपको दर्द होता है. But when you take rest, this pyruvic acid actually gets reconverted or basically it gets channeled and aerobic respiration होता है and it gets removed and everything becomes as normal and the pain goes off. So you should be knowing 2 types of respiration, aerobic and anaerobic. दोनों में पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस तो होता ही होता है. ग्लाइकोलिसिस, अब ये कॉमन क्वेश्चन है. ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस दैट हैपन्स इन एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. रिमेंबर दैट. जब दोनों रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक वी कैन टॉक अबाउट एनी वन ऑफ अस, राइट? ह्यूमन्स, ऑर्गेनिज्म. बट एनाएरोबिक बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियाज. जो बैक्टीरिया जनरली क्या करते हैं, दे जनरली हैव नो ऑक्सीजन while they are respiring. They can do the exchange of gas with carbon dioxide also. Okay, now next step. अब हमने बोला जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने पायरुविक एसिड बनाया, साथ में हमने और क्या क्या बनाया इसके अंदर. हमें NADH2 भी बनाया, यहाँ पे ATP भी बनाया, यहाँ ATP भी बनाया, NADH2 भी बनाया. Now very simple, what is the difference between ATP and NADH? You should be knowing ATP is like a direct cash, while NADP
H2 is like check. You can spend this ATP energy directly, whereas NADPH needs to be converted. So that conversion, matlab we have to convert it into ATP, right? In general form, when it has to be converted, it has to undergo some of the steps. The next step in which the remaining NADP can be converted is called as Krebs cycle. जो पायरुविक एसिड हमारे पास बने थे, जितने भी पायरुविक एसिड बने थे, it will undergo Krebs cycle, where Krebs cycle will be done in an organelle which looks like this. अब आपको याद आ रहा होगा ये कौन सा ऑर्गेनल है. सो इस ऑर्गेनल के इस जगह में, मतलब inside the matrix region, inside the matrix. So this is mitochondrial matrix, right? Mitochondrial matrix में होता है. So step number 1, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ? साइटोप्लाज्म में हुआ. सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ. सेल का साइटोप्लाज्म. अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है. यू हैव सो मेनी ऑर्गेनल्स यू हैव लर्न, राइट? तो अब जो दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के बाद, जो सेकेंड स्टेप है ग्लूकोज का कन्वर्शन, मतलब पायरुविक एसिड किधर जाएगा? इट विल गो इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसके अंदर होगा वो स्टेप जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, राइट? क्रेब्स साइकिल इज अ सिंपल स्टेप और वी कैन से सिंपल प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. हमारे सेल्स यूज़ करते हैं जितने भी ऑक्सीजन, जितना भी हमारे मसल्स के सेल्स हैं उसको एनर्जी चाहिए, तो इट विल बी यूजिंग all the energy. So while the energy is being used, it also releases the carbon dioxide, right? So let's see what happens here. सबसे पहला जो स्टेप है, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना. अब ये पायरुविक एसिड अपने आप को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम में. दिस स्टेप, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के स्टेप को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन. ये किसके बीच का लिंक है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का रिएक्शन है, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन. आई विल शो यू द पेज वेयर यू हैव टू अंडरलाइन इट. हियर, दिस वन. यू आर ऑन पेज नंबर 153. So the conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme is called as the connecting link reaction. ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंक रिएक्शन है ये, ओके? तो होता क्या है, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कन्वर्शन हो जाता है. आई एम गोइंग टू राइट 3 कार्बन कंपाउंड. यू हैव टू गो थ्रू दिस. यहाँ देख लो, पायरुविक एसिड का कितने कार्बन है? 1, 2 एंड 3 कार्बन है ना. सो ये जो 3 कार्बन है ये अपने आप को 2 कार्बन बना देता है यहाँ पे, ठीक है? कितना कार्बन था? 1, 2, 3 कार्बन. पायरुविक एसिड अपने आप को बनाता है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम एंड 1 कार्बन इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये करेगा हमारा क्रेब्स साइकिल. कहाँ होगा ये क्रेब्स साइकिल? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो रिमेनिंग चेक्स हमें चाहिए एनर्जी के, NADH एंड FADH, that all will be earned through the Krebs cycle. So now pyruvic acid जो साइटोप्लाज्म में बनता है from glucose, it goes into the mitochondria. There it gets converted into acetyl coenzyme. 3 कार्बन कंपाउंड बनता है 2 कार्बन कंपाउंड, जो कि बनता है 3 कार्बन कंपाउंड अगेन. 3 कार्बन कंपाउंड अगेन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट, उसके साथ कंबाइन करके 3 कार्बन कंपाउंड बनता है. एंड इसी के वजह से इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं. व्हाट डू यू कॉल इट? C3 साइकिल, or you call it as TCA cycle. Now when you talk about citrate, what happens to citrate? Citrate
will get converted into cis aconitate, and this cis aconitate will become isocitrate. This isocitrate will change into oxalosuccinic acid. जब ये oxalosuccinic acid बन रहा होता है, it will release one NADH. While oxalosuccinic acid forms alpha ketoglutaric, and this alpha ketoglutaric will get converted into succinyl coenzyme. Now, when you're talking about succinyl coenzyme, remember again one NADH is released. एक और चेक मिला, यहाँ पे भी एक और चेक मिला, हाँ. और अब सक्सिनाइल कोएंजाइम बिकम सक्सिनेट, हमारे पास एक और चेक मिला FADH2 के फॉर्म में. यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक ATP ओनली वी हैव ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट दैट्स इक्वलेंट टू ATP ओनली. तो यहाँ एक GTP बनता है. Succinyl coenzyme when gets converted into succinate, we get one GTP. So we are talking about the energy molecule we get through glucose. एक single glucose के साथ क्या क्या होता है, that's what we are learning, and what do we earn out of it, right? Now, when this succinate gets converted into fumarate, there is dehydrogenation, and again this fumarate gets converted into a malate, and this malate comes back to form oxaloacetate. इस टाइम हमारे पास एक और चेक मिलता है NADH2 का. So all you have to remember, in Krebs cycle, how many NADH plus or NADH2 plus you have got? 1, 2, 3 and FADH2 4. 4 checks you have got. डायरेक्ट कैश एक यहाँ मिला है, राइट. ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बना था हमारे पास? 2 ATP was formed on in the step number 7th as well as in step number 10, right? and वहाँ पे एक NADH भी बना था, राइट. नाउ हमारे पास बचा क्या? ATP तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. अब ये सारे जो NADH और FADH है, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक ऐसा काउंटर होना चाहिए जहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वी कैन से यू एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. व्हाट डू यू कॉल इट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, wherein NADH2 and FADH2 produced is being encashed. Okay, so here this is the mitochondrial wall. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, okay, so this is the inner mitochondrial wall. ये आपको दिख रहा है, ओके. ये मैट्रिक्स रीजन है, मतलब ये वाला रीजन मैट्रिक्स. तो काम कहाँ पे हो रहा है? इस वॉल में हो रहा है. आई एम जस्ट शोइंग इट वंस अगेन. इस वॉल के अंदर हो रहा है, इन दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल. ये जो अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल वॉल है, ओके, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट और वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस. while they are jumping they produce energy. इस एनर्जी को यूज करके हम क्या बनाते हैं? ATP. सिंपल एज दैट, राइट. वी आर गोइंग टू फॉर्म ATP. That's it for today.